नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो जैसा जो अपना जो लास्ट जो टॉपिक जो था वो था मानव रोगों के बारे में, जिसमें काफी कुछ अपन ने पढ़ लिया, जिसमें जीवाणुओं के बारे में, ठीक है, होने वाले रोग है। उसके बाद में जो है वायरस से होने वाले रोग है, कृमि से होने वाले रोग है, वंशागत रोग है, असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा। आज जो है अपनी क्लास जो है वो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये जो है मेन टॉपिक है, लेकिन अपन जो है वो कुछ इसके आसपास में भी पढ़ेंगे, जैसे कुछ अपवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। जो उसमें कुछ नेत्र से होने वाली जो डिजीज है, जिनके बारे में हर साल कोई ना कोई सवाल आता है, तो उनके बारे में भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है अपना टॉपिक जो है वो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। देखो परावर्तन क्या होता है। पहली बात तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश जो है वो क्या है, एक तरह की ऊर्जा है। और जो प्रकाश जो है, पहले ये माना जाता था कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, जिससे काफी कुछ जो है प्रकाश से होने वाली घटनाओं को अपन इस फिनोमेनन या इस घटना के कारण अपन ये समझा सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन कई कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जो प्रकाश के द्वारा होती है, जैसे ध्रुवण है, व्यतिकरण है, ठीक है। तो जिनमें अपन जो है वो ये नहीं बता सकते कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि प्रकाश की पहले जो मानते थे वो तरंग प्रकृति मानते थे कि प्रकाश जो होती है वो तरंग के रूप में गति करती है, लेकिन बाद में ये माना कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में गति करती है, ठीक है। तो दोनों को मान के इसलिए प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश कण के रूप में और तरंग के रूप में, दोनों के रूप में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। तो लेते हैं अपने स्लाइड, आते हैं अपने स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो पहला जो है वो स्लाइड जो रही है वो है प्रकाश, लाइट, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, जो एक रूप है जो वस्तु को देखने के लिए, देखो अपने जो प्रकाश जो काम आ रहा है, मेन चीज क्या है, उसको वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। आज जो अपन जो इस सृष्टि के अंदर जो भी देख रहे हैं वो है प्रकाश के कारण देख रहे हैं। अंधेरा होगा तो अपन कुछ देख नहीं पाएंगे। जिस तरह से अपन अंधेरे जैसे बैठे हैं कमरे के अंदर और लाइट चली जाती है तो अपने को कोई दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश क्या करता है, किसी चीज को विजिबल बनाता है, उसको देखने युक्त बनाता है, या देखने की क्षमता जो है वो अपने को प्रदान करता है। प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन कहते हैं निर्वात में जो होती है चाल वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है वो वेग जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे जो निर्वात में वेग जो होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी स्पीड से जो होती है वो लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। निर्वात की तुलना में अगर वायु में ले ले तो थोड़ी सी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कुछ वायु के पार्टिकल्स आने के कारण जो होगी वो उनके टकराने के कारण उसमें जो होती है 0.03% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जल की देखो तो 25% कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपन कांच की बात करेंगे तो 35% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वायु निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, अगर वो प्रकाश जो है वो अगर किसमें वायु के अंदर अगर ट्रेवल करता है तो 0.03% जो होती है उसकी वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगर वही प्रकाश जो है वो जल में जाता है तो क्या होगा, 25% जो होगी वो क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है, उसके वेग में। और कांच में जाता है तो 35% क्या क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब निर्वात में जो चाल जो होती है ये 10⁻⁸ जो है वो 8 है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वापस लिख देता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। का जल के अंदर जो इसकी जो है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देखो कुछ कम है, ठीक है। अगर अपन बात करें किसके, कांच में, तो कांच में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और इसी तरह से नाइलॉन में बात करें तो अपने कितने हैं, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है इसका वेग होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, किसके अंदर, अपने निर्वात के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में एवं
कण के रूप में गति करता है। कण रूप में माना जाता है और वो है तरंग रूप भी माना जाता है। ठीक है, तरंग रूप भी माना जाता है। ठीक है, तो द्वैत प्रकृति होती है, यानी ड्यूल नेचर जो होता है वो लाइट का होता है या वेव लाइक भी होता है, एंड जो है पार्टिकल्स के रूप में भी ये मूव करता है। तो प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो दो है। ठीक है, जिसमें तरंग भी मानते हैं और ये भी मानते हैं। पहले जो था वो सबसे पहले जो था वो स्ट्रेट, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखीय गति होती है। अब देखो, सरल रेखीय गति से बहुत सारी घटनाएं जो है, जैसे सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, इन दोनों को जो है वो इसी सिद्धांत पे जो है समझाया गया था कि जब जो प्रकाश जो है अगर सरल रेखा में गति करता है। देखो, दोनों ग्रहण में एक तो होता है सोलर एक्लिप्स होता है, एक होता है लूनर एक्लिप्स होता है। लूनर का मतलब होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है, और सोलर का मतलब होता है सूर्य ग्रहण होता है। देखो, लूनर एक्लिप्स है और ये सोलर एक्लिप्स है। पहला है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, यानी सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य एवं तथा पृथ्वी के मध्य में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। मध्य में कौन आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है। तो देखो, ये सूर्य है, सूर्य से जाने वाली ये जो है वहां पे ये क्या आया, चंद्रमा आ गया बीच में। ठीक है, मून आ गया। अब मून आने से क्या होगी, जो इसकी शैडो जो होगी वह यहाँ पे आ रही है। इस भाग से सूर्य दिखाई नहीं देगा, इस भाग से सूर्य दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस भाग से सूर्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जहां जहां उसकी जो है मून की जो छाया पड़ती है, क्या पड़ रही है यहाँ पे, छाया। तो जिस भाग में छाया पड़ती है उस भाग से सूर्य दिखाई नहीं देता है, उसे बोला जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो देखो, जो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है उस भाग से सूर्य दिखाई नहीं देता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण किसके कारण होगा, बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी। कौन आ जाती है, यहाँ पे आ गई है क्या, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, और पृथ्वी की छाया जो होती है वो मून को ढक लेती है। ठीक है, तो जब सूर्य चंद्रमा के मध्य में कौन आएगी, पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा का वह भाग जो होता है दिखाई नहीं देता जिस भाग पे छाया पड़ती है। ठीक है, तो छाया वाला भाग जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, छाया वाला भाग दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देता है। जहां छाया पड़ेगी वहां पे भाग जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है, लूनर एक्लिप्स कहा जाता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, और ये है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो किसके कारण होगा, जिसके मध्य में कौन आएगी, पृथ्वी आती है। सूर्य और सूर्य ग्रहण के अंदर कौन आएगा, मध्य में चंद्रमा आएगा। चंद्रमा की छाया जहां पे पड़ती है, पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ेगी वहां से सूर्य दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जहां छाया पड़ती है पृथ्वी की वो भाग जो होगा वो दिखाई नहीं देता है। ये जो है वो सरल रेखीय गति के कारण जो है माना जाता है। ठीक है, तो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। अब देखो, समांगी माध्यम के अंदर अगर देखा जाए में प्रकाश की किरणें जो होती है वो सरल रेखा में चलती है। किसमें चलती है, समांगी में, सरल रेखा में चलती है। इसी प्रकार सरल रेखीय गमन कहा जाता है, जो सरल रेखा में चलेगी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश की विकिरणों को सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव होता है। ये किसके कारण है कि अपन मानते हैं कि जो सूर्य और चंद्र ग्रहण जो होते हैं उसमें जो प्रकाश जो चलेगा वो कैसा चलेगा, सरल रेखीय में चलता है। ठीक है, तो ये है तो अपने कुछ प्रकाश की बातें। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंग में भी चलता है और
किसमें, कणों में भी चलता है, लेकिन पहले माना जाता था ये कैसा, सीधा चलता है। ठीक है, तो कुछ घटनाएं जो होती है वो सीधे से अपने बता सकते हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, जिसमें प्रकाश की सीधी रेखा में माना जाएगा। ठीक है, पहली घटना है और पहला ही आपका जो शत्रु श्रेणी के अंदर जो टॉपिक जो है वो प्रकाश का परावर्तन दे रखा है। ठीक है, तो अपने जो है टॉपिक के थोड़ा सा इर्द गिर्द भी चलना है ताकि क्वेश्चन जो है वो कब मिस ना हो। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो अपने है प्रकाश का परावर्तन। देखो परावर्तन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी थिंग्स है कि अगर जो परावर्तक किसके के अंदर होगा, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे दीवार है, दीवार पे अपन एक बॉल मारते हैं तो बॉल जो होगी वापस टकरा के अपने पास में आ जाती है। तो सेम घटना जो होती है क्यों आई है, क्योंकि वो दीवार है। ठीक है, अगर सपोज मान लो दीवार ना होके दरवाजा खुला होता है और अपन दरवाजे पे मारते हैं तो दरवाजे खुले में से वो बॉल जो होती है वो आर पार होके चली जाएगी। तो पहला होता है कि ये जो चीजें जो होती है वो चमकीली पृष्ठ के कारण, चमकीली पृष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है अपारदर्शी, अपारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपारदर्शी वस्तुएं होनी चाहिए। अपारदर्शी वस्तुएं जो होगी चमकीली पृष्ठ वाली और अपारदर्शी होनी चाहिए, यानी उसमें से लाइट जो होती है वो आर पार नहीं होती, प्रकाश जो होता है वो आर पार नहीं होता, प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो उनके अंदर प्रकाश का अपवर्तन होता है, उनके अंदर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। जैसे सपोज मान लो ये जो है वो एक समतल दर्पण है जिसके नीचे एक जगह पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो दर्पण हमेशा वो होगा जिसकी एक सतह पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ठीक है, दर्पण की खासियत क्या होगी, दर्पण जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो वो दर्पण कहलाता है। दूसरी चीज, पॉलिश होगी तो किरणें जो होगी, प्रकाश की किरण उसमें से आर पार होके नहीं जाएगी। प्रकाश चिकनी सतह पे, चमकीली चिकनी सतह पे टकराने के वापस लौटने की प्रवृत्ति को, ठीक है, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में। ठीक है, माध्यम यहाँ पे दो तरह के माध्यम है। यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि एक हवा जो है वो, वायु जो है वो माध्यम है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो दूसरा माध्यम जो है वो कौन सा है, कांच है, दर्पण। ठीक है, दूसरा माध्यम जो है वो कौन सा है, यहाँ पे दर्पण है, दर्पण जो है वो दूसरा माध्यम है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण या आ रही है, तो जैसे सपोज मान लो ये जो प्रकाश की किरण है ये यहां से सीधी चलती हुई इस पे टकराती है। ठीक है, जो आती है उसको आपतित किरण बोलेंगे या इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको। ठीक है, टकराने के बाद में ये वापस पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है। ठीक है, जाती वाली जो किरण जो होती है, जो आ रही है आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसको आपतित क्या बोलेंगे, किरण बोला जाता है। और जो जा रही है उसको परावर्तित किरण बोला जाएगा या रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा। ठीक है, जो जा रही है वो क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि एक जो अभिलंब है, ये एम मान लेते हैं, ये एम जो है वो अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब जो है एम जो है वो अभिलंब है। अभिलंब एक का जो है वो काल्पनिक रेखा है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, लंबवत जो है वो लाइन है। ठीक है, वो अभिलंब और आपतित किरण जो है उनके मध्य में एक कोण बनता है जिसका मान क्या होगा, आपतित कोण कहा जाएगा, और उसे आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इंसिडेंट के द्वारा। जो अभिलंब और परावर्तक जो किरण है उनके बीच में भी एक एंगल बनता है, उसको परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसको आर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। वो जो है वो है आपतन बिंदु है, ये है आपतन बिंदु है, ये क्या है, आपतन बिंदु है।
ठीक है, ओ जो है वो आपतन बिंदु है। अब जैसे सपोज मान लो अपन यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं तो अपने को और भी थोड़ा सा पता लग जाएगा। सपोज मान लो ये पी है और ये क्यू है, दो पिन लगाते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक आर है और ये क्या है, एस है, ठीक है। तो अब क्या क्या है, एम एवं M2, ये क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, तो किरण है, ठीक है। आर और एस क्या है, परावर्तित किरण है, किरण है, ठीक है। एम ओ क्या है, एम जो है वो अभिलंब है, जिसको नॉर्मल कहा जाता है, अभिलंब, या इसको कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है। आई क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। एंगल आर क्या है, परावर्तित कोण है, परावर्तित कोण होता है, ठीक है। एंगल आर क्या है, परावर्तित कोण है। ओ जो है, ओ क्या है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो एंगल बन रहे हैं और ये परावर्तन का नियम है। देखो आई सीधी से आई, टकरा के वापस गई, बस ये परावर्तन है, ठीक है। आती है उसको आपतित, टकराती है आपतित हो रही है, जाती है उसको परावर्तित, बीच में जो है वो अभिलंब, अभिलंब के साथ में इस किरण ने जो कोण बनाया है, ठीक है, उसको बोलेंगे आई, ठीक है। और अभिलंब के साथ में इस वाली किरण ने जो परावर्तित किरण है उसने बनाया उसको बोलेंगे आर, ठीक है। तो आई और आर क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और परावर्तक जो है वो क्या है, कोण होते हैं, ठीक है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। टकरा के वापस जाना, इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। पहला नियम ये है, दो नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है ये हमेशा बराबर होंगे, यानी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे सपोज मान लो ये किरण आई और ये जा रही है, ठीक है, और इनके बीच में जो अभिलंब के साथ में आई जो कोण बना है और आर जो कोण बना है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। आई जो होगा वो बराबर होगा किसके, आर के। अगर सपोज मान लो ये 40 डिग्री का कोण है और ये भी तो कितने का होगा, 40 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड कोई ना कोई सवाल जो है वो कभी ना कभी आते रहते हैं, ठीक है। आपको ये वाला कोण भी दे सकता है तो ये वाला अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आई जो होता है वो आर के बराबर होता है। आपको कोण की वैल्यू देके आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो होता है कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी तीनों का तल जो होगा वो एक ही प्लेन के अंदर वो क्या होंगे, स्थित होंगे। ऑल ले इन द सेम प्लान, ठीक है। एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंड द जो नॉर्मल है, ऑल आर ले इन द सेम प्लान। वो सारे जो होंगे वो किस में होंगे, एक ही प्लान के अंदर, एक ही तल के अंदर वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये दो नियम जरूर याद रखना, ठीक है। आई बराबर आर होता है और तीनों किरणें जो होती है वो क्या होती है, एक ही तल में स्थित होती है, ठीक है। ये दो नियम जो होते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, ठीक है। अब जब समांतर किरण किसी खुरदरे, अब देखो दो तरह से परावर्तन, एक तो होता है नियमित होता है और एक होता है विसरित परावर्तन होता है। सपोज मान लो नियमित और विसरित दोनों में फर्क क्या है। अगर अपन बात करें कि जैसे सपोज मान लो किसी जो सतह जो है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, उबड़ खाबड़ सतह जो है, अगर ऐसी सतह है तो यहाँ पे जो परावर्तन जो होगा वो किस तरह से होगा। तो जैसे सपोज मान लो किरण आती है और यहां से ये इधर चली गई, ठीक है, इधर से आई, ये जो है वो इधर चली गई,
ठीक है, ये आई जो है वो इधर चली गई। तो आप देख रहे हो कि परावर्तन होने के बाद में जो जाने वाली जो किरण है, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन है वो समानांतर आती है, वो तो समानांतर होती है, ठीक है, लेकिन जो जाती है वो समानांतर नहीं है, ठीक है। तो जाने वाली परावर्तक किरण समानांतर, तो ये कौन सा होता है, विस्तृत होता है। कौन सा होता है, विस्तृत है, ठीक है, विस्तृत परावर्तन होता है। कौन सा परावर्तन है, ये विस्तृत, ठीक है। कि परावर्तित किरणों की जो परावर्तित किरणों की दिशा भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न होती है, डिफरेंस होती है, ठीक है। परावर्तक किरणों की जो होती है दिशा वो कैसी है, विस्तृत है, ठीक है, भिन्न होती है। अगर सपोज मान लो समतल दर्पण है, ठीक है, तो यहां पे अगर जो किरण आती है वो वापस इसी से जाएगी, यहां पे आप देख रहे हो कि सबकी जो डायरेक्शन है वो एक जैसी है, ठीक है, समानांतर चलती है। कैसी चलती है, समानांतर, समांतर जाती है, ठीक है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ये समानांतर भी नहीं होती और एक ही दिशा में भी नहीं जाती। इसको बोला जाता है कौन सा, नियमित, ठीक है। तो नियमित परावर्तन जो है, नियमित परावर्तन, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, विस्तृत परावर्तन होता है। तो दो तरह के परावर्तन है। देखो, खुरदरे में अनियमित सतह के कारण परावर्तन होने वाली के उपरांत समांतर नहीं होती, वो समांतर नहीं होती है, ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। लेकिन जैसे दर्पण में चिकनी पृष्ठ में होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है, यानी उनमें क्या होगी, वो नियमित होगी, यानी समांतर होगी। जब हम वस्तु को परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं और परावर्तित किरणों को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। देखो अपन क्या, जैसे मिरर से अपने जैसे नाई है, इसमें जो एग्जांपल है वो अपने नाई का है, ठीक है। नाई की दुकान पे अपन जब जाते हैं तो अपने जैसे पीछे कैसे बाल कटे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो बाल जो होते हैं वो अपने जो होते हैं वो पीछे भी मिरर लगा हुआ था, तो आप उसमें देखते हो कि अपने जो इमेज जो होती है वो कई हो जाती है, ठीक है, यानी उसका परावर्तन उस मिरर में हो रहा है, उसका वापस आगे वाले में हो रहा है, आगे वाले का वापस उसमें हो रहा है, ठीक है। तो कई बार उसको क्या किया जा सकता है, परावर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो नाई के दुकान में लगे जो शीशे जो होते हैं, ठीक है, सॉरी मिरर जो होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो परावर्तन है वो कई बार होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। कांच में अच्छे परावर्तक धातु, कांच में जो होता है वो चांदी या पारे से बने हुए क्या किया जाता है, लेप किया जाता है, तो ये अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है। यानी गुण जो होते हैं वो रिफ्लेक्टर है। कैसे, ये गुण क्या है, रिफ्लेक्टर रहते हैं, गुड रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो जो अच्छे रिफ्लेक्टर होंगे तो उससे परावर्तन की घटना जो होगी वो कैसे होगी, अच्छी होगी, ठीक है, यानी वो कौन सा होगा, नियमित परावर्तन होगा। तो ये है परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम है, खुरदरे में होता है वो विस्तृत होता है, अगर ठीक है, सिंपल समतल में होता है वो कौन सा होता है, नियमित होता है। और जब हम वस्तु को परावर्तन प्रकाश में देख पाते हैं, ठीक है, और परावर्तित किरणों को वापस पुनः परावर्तन भी किया जा सकता है। कांच में पर अच्छे, देखो जो भी लेंगे वो कांच ही लेंगे। कांच पे क्या की जाती है, एक सतह पे पॉलिश की जाती है, और पॉलिश जो होती है वो अच्छी धातुओं से की जाती है, ठीक है, जिसको जो अच्छे परावर्तक होते हैं, जिसमें चांदी जो होती है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चांदी की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। अब है समतल दर्पण, इससे भी कई सारे सवाल आते हैं। समतल दर्पण क्या है, देखो सपोज मान लो एक कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, एक पेन रख लेते हैं, ठीक है, ये पेन से जो किरणें जाएगी वो यहां से टकराने के बाद में इस तरह से मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे अपन आंखों से देखते हैं इसको, तो आंखों से देखेंगे तो जब इसको पीछे अंदर की तरफ अगर लेके जाते हैं,
तो अंदर की तरफ जहां पे ये दोनों लाइन करती है वहां पे उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है, ये उसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये तो बनी उसका प्रतिबिंब जिसको बोलेंगे इमेज। ठीक है, और ये जो है वो क्या, वस्तु, जिसको बोलते हैं बिंब या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जो किरणें चल रही है वो जो है वो किस इस तरह से है। ठीक है, तो दर्पण के अंदर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। पहली चीज, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पे बनता है, उतनी ही दूरी पे बनेगा। ठीक है, सपोज मान लो ये समतल दर्पण है और वस्तु जो है वो यहां से अगर 5 मीटर दूरी पे है तो अंदर भी जो बनेगा वो 5 मीटर दूरी पे बनेगा। तो इससे रिलेटेड ये प्रतिबिंब है। तो ये कई बार ऐसे सवाल पूछा जाता है कि एक वस्तु जो है वो 5 मीटर दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो बताओ प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से कितनी दूरी पे होगा। देखो अब क्या पूछा है कि वस्तु से कितनी दूरी पे होगा, तो वस्तु कितनी दूरी पे, 5 मीटर पे। ठीक है, तो वस्तु से दूरी कितने पे होगा, तो यहाँ पे ये वस्तु है, इधर प्रतिबिंब है, तो 5 को और क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, यानी 10 मीटर दूरी पे वो स्थित होगा। तो इससे ऐसे जो क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जितनी दूरी वस्तु दर्पण के आगे रखते हैं उतनी दूरी पे वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसकी साइज जो होगी वो वस्तु के बराबर होगी। ठीक है, तीसरा इसमें जो याद रखने वाली बात है वो मैंने है कि वस्तु से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, यानी वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये पार्श्व उल्टा होता है, यानी लेटरली इन्वर्जन होता है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, मैं जैसे राइट हैंड को ऊपर कर रहा हूं मिरर के सामने, तो ऐसा लगेगा मिरर में वो अपना लेफ्ट होगा, इसलिए एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा जाता है ताकि मिरर के अंदर अपन उसको सीधा देख सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटरली इन्वर्जन होता है यानी लेफ्ट राइट का अंतर होता है। लेटरली इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट राइट का अंतर होगा, लेफ्ट राइट का अंतर होता है। ठीक है, किसका अंतर होगा, लेफ्ट और राइट का अंतर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और समता शून्य होती है। ठीक है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। समता कैसी होगी, इसकी जो है लेंस समता जो होती है वो कैसी होती है, इसकी सॉरी मिरर जो होती है वो इसकी कैसी होती है, शून्य होती है। किसी की समतल है तो इसका जो होगा ही नहीं, तो अनंत माना जाता है फोकस दूरी। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है तो कम से कम अपनी हाइट से आधा साइज का मिरर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी लंबाई से कम आधा लंबाई का दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे सवाल आते हैं। यदि कोई व्यक्ति V चाल से, अगर वो V चाल से मूव करता हुआ दर्पण की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर V चाल करता हुआ क्या कर रहा है, दर्पण की तरफ जा रहा है, तो सामने से वो प्रतिबिंब जो होगा वो 2V की चाल से आता हुआ दिखेगा, 2V की चाल की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। देखो प्रतीत हो रहा है, कैसा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, इमेजिन कर रहे हो अपन। ठीक है, तो प्रतीत होता है, अपियरिंग होता है। ठीक है, तो ये जो है वो चाल जो होती है V है, अगर सामने से V चाल से आ रहा है तो उसकी डबल चाल से क्या होगा, वो सामने वाला प्रतिबिंब अपनी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा या दिखाई देगा। तो ये जो है कुछ घटना जो हो रही है वो समतल दर्पण से होती है। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की साइज समान होगी। ठीक है, आभासी होगा, पार्श्व उल्टा होगा, लेफ्ट राइट का अंतर होगा, ये याद रखना। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, समता शून्य होती है। प्रतिबिंब जो है वो पूरा देखने के लिए कम से कम उसके आधी हाइट का क्या लाना पड़ेगा, दर्पण लाना पड़ेगा। जो दूसरी बात जो है, अगर V चाल से व्यक्ति जो कोई भी वस्तु अगर चलती है, ठीक है, तो सामने मिरर के अंदर जो होगा वो 2V की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और दर्पण से जितनी दूरी पे अपन स्थित होते हैं उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, दर्पण के अंदर जो होगा वो प्रतिबिंब बनता है। अब दर्पण को कई बार ये सवाल आते हैं, ठीक है,
कि दर्पण को परस्पर इतनी डिग्री पे एक दूसरे के समानांतर रखे हुए तो उसमें कितने एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल बनेगा, तो एंगल फाइंड करने के लिए कि दो दर्पणों को, तो इसमें जो है वो दर्पणों की संख्या n जो होगी वो होगी 360 डिग्री अपॉन थीटा, जो भी कोण बनेगा, और -1। ठीक है, तो ये जो है इसके द्वारा, जैसे 70 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे 80 डिग्री है, तो अपन इसमें 80 डिग्री लगा के यहां से उसमें प्रतिबिंबों की संख्या का बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या अगर पता लगानी है तो 360 अपॉन थीटा, थीटा मतलब कोण है, यहाँ पे क्या है, ये कोण जो दे रखा होगा। ठीक है, उसके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। अब समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो समतल दर्पण का कई सारा, पेरिस्कोप में जो युद्ध वगैरह में युद्ध पोत जो होते हैं उनके अंदर इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, दुश्मन की जो गतिविधियों को देखने के लिए, कैलिडोस्कोप के अंदर, आईने में, ठीक है, मिरर के अंदर में उपयोग में किया जाता है। कलाकार वस्त्रों कागजों में डिजाइन बनाने के लिए कैलिडोस्कोप में किया जाता है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर जो है 45 एंगल पे इनको रखा जाता है, मिरर को 45 डिग्री कोण पे समतल दर्पण को रखा जाता है। दर्पण को रखा जाता है। ठीक है, और फिर उसके कलर, जो अलग अलग इसमें कलर दिखते हैं, कलर वाले जो पार्टिकल्स रखेंगे उसके अंदर, ठीक है, पार्टिकल, और फिर क्या दिखेंगे उसके अंदर, जो अलग अलग डिजाइनें दिखेगी, उसके आधार पे फिर अपन क्या कर सकते हैं, उसमें वस्त्रों पे, कागजों पे वो डिजाइन ला सकते हैं। ये तो है समतल दर्पण। अब अपन चलते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, देखो सुनो, अगर सपोज मान लो कोई स्फेयर है, स्फेयर का मतलब क्या होगा, गोला होगा, गोला। ठीक है, तो गोले के दो पृष्ठ होंगे, एक तो बाह्य पृष्ठ जो बाहर की तरफ है, एक होता उसका आंतरिक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो उसमें बाह्य पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ पे क्या होना चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। पहली चीज, गोले के पारदर्शी गोला होता है, कैसा होता है, पारदर्शी। गोले के आंतरिक या बाह्य भाग पे क्या होती है, पॉलिश होती है। अगर आंतरिक या बाह्य भाग पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, तो वो जो होगा वो क्या कहलाता है, यानी पूरा गोला नहीं होता, गोले का कुछ भाग लिया जाता है जिसकी आंतरिक या बाह्य सतह पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। ठीक है, तो उसको जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। आंतरिक या बाह्य भाग पे क्या होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे दो तरह के ये दोनों लाइन ही है, अभी तक कोई दर्पण वगैरह नहीं है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर एक भाग पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। सपोज ये जो है इसके बाह्य भाग पे अगर पॉलिश की जाए, ये पॉलिश कर दी, ये क्या होगी, इसकी पॉलिश होगी। ठीक है, एक भाग पे क्या कर दी, इसकी पॉलिश कर दी है। ठीक है, कौन सा भाग है, बाह्य भाग, इसका बाह्य भाग जो है इस पे क्या कर दी है मैंने, पॉलिश कर दी है। ये भाग जो होता है वो जो है पॉलिश होता है। अंदर वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये परावर्तक का कार्य करता है, क्या कार्य करता है। आंतरिक भाग जो है, तो इस तरह से याद रखना है, ये जो है वो है अवतल। ठीक है, यानी ये परावर्तक है और इस पे पॉलिश्ड है। ठीक है, अगर ये का ये ले, अगर ये परावर्तक है और इधर पॉलिश्ड है तो वो होगा उत्तल। ठीक है, तो इससे हाथ के जरिए भी अपन याद कर सकते हैं, चम्मच के जरिए भी याद कर सकते हैं। चम्मच में देखना, ठीक है, जहां खाना रखते हैं वो कौन सा हो गया, वो हो गया अवतल। ठीक है,
अब जो है वो जैसे सपोज मान लो इसके आंतरिक भाग पे पॉलिश की गई है, ये इसका आंतरिक भाग है, ये भाग कैसा हो गया, इसका पॉलिश्ड हो गया, वो भी कौन सा है, आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग पे क्या होती है, इसकी पॉलिश्ड होती है, ठीक है। दूसरा जो है वो इसका बाह्य भाग जो होता है, बाह्य भाग, बाह्य भाग किसका काम करता है, इसका परावर्तक का कार्य करता है, का कार्य करता है, बाह्य भाग परावर्तक का कार्य करता है, ठीक है। तो बाह्य भाग किसका कार्य कर रहा है, परावर्तक का कार्य करता है, तो वो कौन सा होगा, तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल, ठीक है। चलो अगर सपोज मान लो एक लाइन अपन खींचते हैं यहाँ पे, और यहां पे अगर सपोज मान लो ये किरण आ रही है, ये यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इसके में से निकल जाएगी, ये भी आ रही है, ये भी यहां से निकल जाती है, ठीक है। तो जाने वाली जो होती है एक बिंदु पे आके मिलती है, ठीक है। जाने वाली जो किरण होती है वो क्या होती है, एक बिंदु पे आके मिलती है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट मिरर भी बोला जाता है। कन्वर्जेंट मिरर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जो आने वाली जो परावर्तक किरणें जो है उनको एक बिंदु पे क्या करता है, अभिसारित करता है या एकत्रित करता है, ठीक है। इसकी आंतरिक भाग पे क्या होती है, बाह्य आंतरिक भाग परावर्तक होता है, आंतरिक भाग परावर्तक, ठीक है। बाह्य भाग, बाह्य भाग पे क्या होती है, इसके पॉलिश्ड होती है, बाह्य भाग कैसी है, इसकी पॉलिश्ड होती है, ठीक है। इसको अभिसारी दर्पण, ये हमेशा मोस्ट ऑफ, अधिकतर, अधिकतर वास्तविक एवं उल्टी प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अधिकतर, ठीक है। दूसरा अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है वो इसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है, अपसारी सॉरी लेंस क्या, दर्पण, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, जिसको डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर कहा जाता है, मिरर कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये यहां से सपोज मान लो आ रही है तो इसको ये फैलाएगा, ये यहाँ आ रही है तो ये क्या करेगा, इसको फैलाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही है, ठीक है। तो इस बिंदु से फैलती हुई प्रकाश क्या होगी, इसमें फैलेगा, ठीक है। तो ये फैलाने का काम करता है, क्या करता है, फैलाता है प्रकाश को। दूसरा जो है ये इसका आंतरिक भाग जो होता है वो कैसा है, वो होता है परावर्तक, सॉरी आंतरिक भाग जो होता है वो होता है पॉलिश्ड, बाह्य भाग जो होता है वो कैसा होता है, परावर्तक, रिफ्लेक्टर। तो बाह्य भाग जो होता है वो परावर्तक, यानी किरणें जो आएगी वो यहां से आएगी, इसमें भी किरणें जो होगी वो यहां से आती है, ठीक है। तो ये दो तरह के मिरर जो है जिसमें ये जो इमेज बनाएगा ये कैसी बनाएगा, ये हमेशा आभासी और सीधी बनाता है, सीधी, सीधा प्रतिबिंब होता है। इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो सीधा हमेशा कोई भी प्रतिबिंब अगर बनता है तो वो आभासी होता है, ठीक है। उल्टा जो बनता है वो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक का होता है। अच्छा आभासी और वास्तविक में फर्क क्या, कि वास्तविक प्रतिबिंब को अपन स्क्रीन पे ला सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी वास्तविक जो प्रतिबिंब जो होगा या इमेज जो होगी उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, इसको पर्दे पे ला सकते हैं, पर्दे पर ला सकते हैं,
ठीक है, इसको पर्दे पे नहीं ला सकते, पर्दे पे नहीं ला सकते। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं ला सकते। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को अपन पर्दे पे नहीं ला सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को अपन पर्दे पे ला सकते हैं। तो ये होते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फैलाता है तो डाइवर्जेंट अपसारी, इकट्ठा करता है तो अभिसारी। अवतल दर्पण अभिसारी है, उत्तल दर्पण जो है वो कैसा, अपसारी है। अब लेंस के संबंधित कुछ परिभाषा भी, ठीक है। अब सपोज मान लो ये गोला है, गोले का क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है। इसी गोले से क्या बनाएंगे अपन, जो है ये पारदर्शी गोला है। अब इसकी एक सतह पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। सपोज मान लो इस सतह पे इसने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद में ये जो सतह जो होती है वो क्या कहलाती है, वो एक दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया कॉनकेव, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन अवतल दर्पण बन गया। कौन सा बन गया, अवतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब अवतल दर्पण में अगर अपन माने कि ये क्या जो है वो किसी गोले का भाग है, यानी अवतल दर्पण जो है वो किसी गोले से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि गोलीय दर्पण है ये। तो गोले से बना हुआ है तो गोले का कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा। तो जो गोले का केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पारदर्शी गोले का भाग है दर्पण, पारदर्शी गोले का भाग है, अतः गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसको सी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, इसको सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो है, जो क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु किसका, दर्पण का। दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो उसको पी बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु जो है वो ये है, तो इसको क्या बोल दिया, पी बोल दिया। इसको ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है, तो एक काल्पनिक रेखा है जो कहां से गुजरती है, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाएगा, एक काल्पनिक रेखा है, रेखा जो ध्रुव एवं सी में से गुजरती है, ठीक है। जो क्या करेगी, इस वक्रता केंद्र और पोल में से जो गुजरती है उस रेखा को क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है ये, मुख्य अक्ष है। फिर है मुख्य फोकस। के परावर्तन के बाद जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये समांतर आई, तो समांतर आने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में से गुजरती है उसको बोला जाता है क्या, मुख्य फोकस बोला जाता है, ठीक है। तो समांतर आने के बाद में समांतर किरण, समांतर किसके, मुख्य अक्ष के, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आती हुई आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में से
में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, हुई प्रतीत होती है, होती है, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे एफ के द्वारा डिनोटेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? इसको एफ के द्वारा डिनोटेट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो सब वो इसके लिए, ठीक है, ये इसका पी हो गया, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर या हो गया। जैसे ये आ गई इसके, तो यहाँ जाने के बाद में ये ऐसे चली जाएगी और यहाँ पे जिस बिंदु में से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा एफ। ठीक है, मुख्य फोकस कहा जाएगा। अब एक फोकस दूरी एफ एवं पी के मध्य की दूरी, पी के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी एफ कहा जाता है। इसको स्मॉल एफ के द्वारा लिखा जाता है। कैसे? जैसे सपोज मान लो ये एफ है, ये एफ है, ठीक है, और यहां से इस ध्रुव के मध्य में जो दूरी होगी उसको बोलेंगे स्मॉल एफ। ठीक है, ये भी पी है और ये एफ है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो उसको बोला जाएगा स्मॉल एफ। ठीक है, फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस दूरी जो है वो क्या है? वो है पी और एफ के बीच की जो दूरी होगी उसको बोला जाएगा फोकस दूरी। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है? सी और पी के बीच में गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस में से क्या हो जाएगी? गुजर जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? जो है इसकी ये कुछ परिभाषा जो है, ठीक है, तो ये ध्रुव है, मृकता केंद्र है, मुख्य अक्ष है, फोकस जो है मुख्य फोकस है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस जिसको कहा जाता है, मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, और जो है फोकस दूरी को जो है फोकल जो है लेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके अंदर होते हैं। अब गोलीय दर्पण के जो है सूत्र होते हैं। गोलीय दर्पण का सूत्र जो है उसमें कुछ जो आती है, जैसे यू आ गया, ठीक है, वी आ गया, यू है, वी है और एफ है। इसका सूत्र रहता है, ये कई बार पूछा जाता है कि 1/f बराबर जो होता है वो 1/v प्लस 1/u होता है। ये जो होता है वो दर्पण जो है वो सूत्र होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र याद रखना, जो लेंस सूत्र आएगा उसमें ये माइनस में आएगा, यहाँ पे प्लस जो लिखा हुआ वो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, v क्या है, u क्या है और f क्या है। v क्या है? वस्तु की दूरी, यानी वस्तु जो है वो लेंस से p से कितनी दूरी, कोई भी दूरी जो होगी वो p से, ध्रुव से मेजर की जाती है। ध्रुव से दूरी ज्ञात की जाती है। दूरी जो होगी वो क्या से करेंगे? ध्रुव से करेंगे, p से करेंगे। ठीक है, p से वस्तु कितनी दूरी पे स्थित है वो उसकी दूरी आ जाएगी। प्रतिबिंब जो बना है वो P से कितना दूरी पे है वो आ जाएगा, और P से फोकस बिंदु कितना दूरी पे है तो वो उसकी आ जाएगी फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन इसको ज्ञात कर सकते। दूसरा होता है आवर्धनता, यानी अनुपात होता है। अनुपात है किसमें? वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के मध्य ठीक है, अब इसको किया जाता है m से प्रदर्शित। किससे किया जाता है? m से। तो m बराबर होगा, ठीक है, HI/HO। ऐसे याद रखने का तरीका जो है, HI का मतलब इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और ओ जो है वो है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितनी ऊंचाई पे है या कितनी लंबी है। ठीक है, ऊंचाई मतलब उसकी लंबाई से है, कितनी लंबाई है। ठीक है, वो ले लेते हैं। ठीक है, m बराबर जो होता है वो -v/u भी होता है। ठीक है, -v/u जो है वो v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये भी होता है बराबर HI/HO भी होता है। ठीक है, तो दोनों है, दोनों ले सकते हैं, दोनों से आप m फाइंड कर सकते हो। अगर ये दोनों दे रखे तो भी m फाइंड कर सकते हो, ये दोनों दे रखे तब भी कर सकते हो, और ये और इन चारों में से अगर कोई तीन दे रखे तो भी आप ज्ञात
कर सकते हो कि उसमें आवर्धनता कितनी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ठीक है, एम जो होगा वो अगर देखो, अगर अपन बात करें यहां पे एम जो होगा वो प्लस में और माइनस में दोनों में आ सकता है। ठीक है, प्लस में आता है तो वस्तु जो होगी, अगर एम जो है वो प्लस में आता है, ठीक है, तो वस्तु कैसी होती है, आभासी होती है, आभासी एवं उल्टी होगी। ठीक है, और m जो है वो अगर माइनस में आता है तो वस्तु कैसी होगी, वास्तविक होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होगा, वस्तु का वास्तविक होगा, वास्तविक होगा प्रतिबिंब। और कैसा होगा, सॉरी आभासी और सीधा लिखना था, आभासी और सीधा होगा, सीधा। और ये कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो माइनस आता है m, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज, m का मान अगर 1 है तो वस्तु के समान होगा, वस्तु के समान होगा। और 1 से ज्यादा है, m जो है वो 1 से ज्यादा है तो बड़ा होगा। ठीक है, और m जो है वो 1 से कम है, m जो है वो 1 से कम है। ठीक है, 1 से भी क्या है, कम है, तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा है तो छोटा होगा, और m जो है वो 1 से बड़ा है, ज्यादा है, तो कैसा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा होगा, 1 से ज्यादा है। m बराबर 1 से ज्यादा है। ठीक है, और 1 जो होगा वो कैसा होगा, 1 से कम है। m 1 से कम है तो कैसा होगा, छोटा होगा। ये बातें इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, और सेम आता है तो जैसे वस्तु की ऊंचाई 3 है और ये भी 3 है, तो 3 से 3 कटेंगे तो 1 तो समान होगा। 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी। चलो मान लो अब ये है तो कितना आ गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, बड़ा है तो प्रतिबिंब जो 3 आ गया, तो 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो देख लो प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, बड़ा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो है वो किस तरह से बनते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जैसे बना रहे हैं अपन, तो इस तरह से हो गए, ये P हो गया, ये इसका F हो गया, और ये इसका C हो गया। सबसे पहले अनंत पे, अनंत पे हमेशा F पे बनेगा, कहां पे बनेगा, F पे बनेगा। ठीक है, अगर अनंत से आ रहा है तो हमेशा वो कहां पे बनेगा, F पे बनेगा। ठीक है, अपन जो है ब्लू कलर से अपन इसकी इमेज कर, अनंत पे है तो अनंत पे है। ठीक है, 1 नंबर वाला, तो इसका प्रतिबिंब 1 नंबर पे बनेगा। अगर C के पीछे तो थोड़ा सा आगे ले लिया, ये 2 नंबर वाला। ठीक है, तो ये किस में बीच में, इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, तो C के पीछे है तो C और F के बीच में बनता है, C और F के छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अब C पे है 3 नंबर वाला, तो इस पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी इधर ही बनेगा। कितने, C पे है तो कहां पे बनेगा, C पे ही बनता है, वस्तु के समान बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि वस्तु का प्रतिबिंब अगर C पे है तो कैसे बनेगा, समान बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। C तथा F के बीच में है तो C से पीछे बनेगा। अब जैसे सपोज मान लो ये C या ले आए, तो या से ये या बनेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर वाला, तो ये भी 4 नंबर वाला। ठीक है, और कैसा होता है, विकृत एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। F पे है तो अनंत पे बनेगा। जैसे अब देखो, अब F पे आ गया तो कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, ये 6 नंबर 5 नंबर वाला। ठीक है, तो ये कैसा बनता है, अनंत पे बनता है, अत्यधिक बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अभी तक तो ये चल रहा था। अब F और P के बीच में, F और P के बीच में अगर सपोज मान लो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो F और P के बीच में है यहाँ पे। ठीक है, तो कहां पे बनेगा, अंदर बनेगा और सीधा बनेगा। और ये जो है 6 वाले की इमेज जो होती है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो छठे वाली जो इमेज जो होती है वो आभासी होती है और
कैसी होती है, सीधी होती है। तो ये देख लो सीधा है और आभासी है, तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा और आभासी होता है। ठीक है, तो 5 इमेज तो रियल और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब देखो याद कैसे करना है, अनंत है एफ, एफ तो अनंत। ठीक है, 1 नंबर का 1 नंबर, 6 नंबर का है एक, जैसे एक यहाँ पे है 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर पर कैसे बन रहा है, अनंत पे, ये पे बन। तो याद ऐसे रखना है कि जैसे अनंत पे है तो एफ पे बनेगा, एफ पे है तो अनंत पे बनेगा, सी के पीछे है तो बिटवीन सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, और बिटवीन सी और एफ के बीच में है तो सी से पीछे बनेगा, तो एक दूसरे का उल्टा है। तो पहले वाला जो है, पहले वाले का जो उल्टा है वो है ये वाला। ठीक है, इस वाले का उल्टा जो है वो ये वाला। ठीक है, और सी पे तो सी पे ही बनता है। और बस, तो आपको याद कितने करने हैं, 2 याद करने हैं। ठीक है, अनंत पे है तो एफ, एफ पे है तो अनंत। ठीक है, दूसरा सी और एफ के बीच में है तो सी से पीछे, और सी के पीछे है तो सी और एफ के बीच में। ठीक है, वस्तु जहां पे है, ठीक है, जैसे सी के पीछे वस्तु है तो सी और एफ के बीच में बनेगा इमेज, प्रतिबिंब। अगर वस्तु जो है वो सी और एफ के बीच में ही है, ठीक है, जैसे 2 नंबर वाली और 4 नंबर वाली, ये दोनों एक ही होगी, 2 नंबर वाली और 4 नंबर वाली। ठीक है, पहले वाली और जो है वो 5वीं वाली जो होगी वो एक जैसी होगी। सी वाली तीसरे वाली जो है वो, तीसरे वाली जो है वो कैसी होगी, सी वाली पे, सी वाली पे बनेगा। ठीक है, समान होगा, वस्तु के जितना ही होगा। ठीक है, या बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, पहले देखो छोटा बना, फिर कैसा बना, थोड़ा सा बड़ा बना। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वस्तु जैसे जैसे पास में आ रही है, प्रतिबिंब जो होता है वो दूर जाता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, दूर जाता है। ठीक है, और बड़ा होता जाता है। कैसा होता जाता है, दूर और बड़ा जाता है, दूर और बड़ा होता है। ठीक है, और ये जैसे इधर आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो इस तरफ आ रही है तो प्रतिबिंब इस तरफ खिंचक रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है कुछ प्रतिबिंब इस तरह से बनते हैं। अब देखो, सबसे पहला है अनंत पे। अनंत पे पता नहीं कहां से आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। ये बिंदु का आकार का जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये जो है किरणें आती है, यहां से इसमें से गई, यहां से भी किरण आई, और ये यहां से इसमें से गई। जहां पे दोनों किरण मिल रही है वहां पे उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो बहुत छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है, वास्तविक और वह सीधा उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अब जैसे, अब देखो सी के पीछे, ये पहली इमेज है। अब देखो सी के पीछे, ये सी के पीछे, तो कहां पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में बनता है, छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखो छोटा। 2 किरणें लेनी है, पहली किरण तो ये हो गई, दूसरी जो है वो ये वाली है, सी में से गुजरती है, सी में से सीधी की सीधी टकरा के वापस उसी दिशा में चली जाती है। ठीक है, ये वाली खासियत होती है। बाकी जो होगी वो क्या होगी, समांतर आई और एफ में से गुजर गई। ठीक है, तो 3 नियम होते हैं इसके, समांतर आती है तो एफ में से जाती है, एफ में से जाती है तो समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा जो है कि सी में से जाएगी तो सी में से ही जाएगी। तीसरी है, अगर कोई किरण सी में से जा रही है तो वापस टकरा के सी में से ही जाएगी। ये याद रखना है 3। ठीक है, तो ये देखो दोनों के बीच में बन रहा है। अब देखो सी पे रखा, तो सी पे रखा तो पहली जो जाने वाली किरण ये, आने वाली किरण परावर्तक किरण ये हो गई। ये वाली जो है एफ में से गई, तो देखो ये एफ में से गई तो क्या हो जाती है, समांतर हो जाएगी। तो ये देखो समांतर होगी, ये वाली समांतर होगी। ठीक है, ये दोनों किरणें जो है वो यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के समान होगा। कैसा होगा, वस्तु के समान, उल्टा और वास्तविक। अब इसके अंदर, अब अपन ने क्या किया, सी और एफ के बीच में लाया, तो पहला नियम समांतर है, एफ में से गया, ये आया। ठीक है, दूसरा सी में से गया, देखो यहाँ पे आप इसमें से भी क्या कर सकते हो, एफ में से, जैसे ये। ठीक है, और यहां से अपन जो लेंगे वो यहाँ पे ये हो गया, ये वाला भी नियम आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा जो है वो एफ पे रखा, एफ पे रखा तो देखो क्या होगा, एफ पे रखेंगे तो जहां पे मिलेगी ये अनंत पे मिलेगी तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और जहां पे मिलेगा वहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है एफ और पी के मध्य में है, तो एफ और पी के मध्य में है तो देखो ये जितने एंगल पे ये बना के गया, ये आई, और एंगल ये कौन सा हो गया, आर हो गया। ठीक है, इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, इसको भी ये सी वाला जो है
इसको भी पीछे की तरफ मिलाएंगे, जहां उसका प्रतिबिंब बनेगा वो उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये केवल जो होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, आभासी, और कैसा होता है, सीधा होता है। सीधी इमेज हमेशा कैसी होगी, आभासी होगी। ठीक है, तो ये 6 प्रतिबिंब जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, पहला अनंत पे है तो कहां पे बना, एफ पे बना। दूसरा एफ सी के पीछे है तो सी और एफ के बीच में बना। सी पे है तो सी पे बना, सी और एफ के बीच में है तो सी से पीछे बना। ठीक है, एफ पे है तो अनंत पे बना, और एफ और पी के मध्य में है तो कहां पे बना, मिरर के अंदर बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अब है उत्तल दर्पण से कैसा होता है, उत्तल दर्पण के दो ही बनते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो ये आ गया P, ये आ गया F, और ये आ गया C। ठीक है, ये गया, इसको मानेंगे यहाँ पे, यहां से ये गया। ठीक है, इसको मिलेंगे पीछे, कहां पे बना, F पे बनता है। तो F पे अनंत पे होता है, तो ये पहला क्या है, अनंत पे। ठीक है, तो कहां पे बना, F पर, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बिंदु आकार का। कैसा बनता है, आभासी, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अब अपन लेते हैं दूसरा वाला। ये कह रहा है कि अगर P, F और C, ये कह रहा है कि आप वस्तु को कहीं पे भी रखो, अनंत एवं P के मध्य, P के मध्य, P के मध्य अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो देखो पहला नियम ये गया, यहां से इस तरफ गया, अपन को यहां से मिला दिया। दूसरा जो है वो जो जाएगा वो सी में से जाएगा, तो सी में से अगर अपन निकालते हैं तो ये वाला। ठीक है, तो यहां से ये सी में से जा रहा है, टकरा के वापस इसी दिशा में आ जाएगा। ठीक है, जहां दोनों रेखा कटती है वहां पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है ये। ठीक है, और कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है, छोटा होता है। ठीक है, दूसरा कहां पे बनता है, पी एवं एफ के मध्य बनता है, मध्य बनता है, और कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, तो आभासी और सीधा बनता है, इससे दो ही बनते हैं, उससे 6 बनते हैं, इससे 2 बनते हैं। ठीक है, और ये आभासी और सीधा बनता है। अब देखो चम्मच के अंदर जब बाहर की तरफ उल्टा रख के अपन मुंह देखते हैं तो वो छोटा दिखता है। ठीक है, तो वो इसके कारण। अब अवतल दर्पण पे देखो उपयोग कहां पे होता है, तो पहली चीज दंत चिकित्सालय, दांत को देखने के लिए वो मिरर डालते हैं। ठीक है, उसमें आता है सेविंग मिरर जो होता है, उसके अंदर आता है हेडलाइट और सर्च लाइट जो होती है, हेडलाइट का मतलब होता है हेडलाइट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ जो होगी सतह, ये जो होती है वो कौन सी होती है, उत्तल होती है। सोलर भट्टियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो वाहन को पीछे देखने के लिए, साइड व्यू जो मिरर जो होते हैं उनके अंदर किया जाता है। कई मोड़ जो होते हैं, जैसे जो मोड़ है, ठीक है, अब गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे मिरर लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि यहाँ से जो व्यक्ति आएगा उसको इस वाले से रूट का पता लग जाएगा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। सुपरमार्केट मॉल के अंदर जो है निगरानी के लिए भी इस तरह से कैमरे, जो सॉरी कैमरे क्या, ये मिरर लगाए जाते हैं, जिससे अपने को आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है, तो यह है मिरर के उपयोग। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।